नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से खबरों के विश्लेषण के लिए, खबरों पर चर्चा के लिए द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको उन 5 बड़ी खबरों की झलकियां दिखा दें जो आज सबसे अहम हैं, जिनको जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली खबर होगी व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ी। टेलीकॉम कंपनियों की यह डिमांड है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिए सिम वेरिफिकेशन जरूरी हो। ऐसा क्यों है, इसके क्या असर होंगे, क्या इससे हासिल करना चाह रही है सरकार या कंपनियां, ये हम समझेंगे। अगली खबर, कार और मोटरसाइकिल नहीं बिक रही हैं। क्यों मांग टूट रही है, क्या कारण है, कितनी बिक्री घटी, फाडा के नए आंकड़े आए, इनको जानेंगे समझेंगे। ट्रेंड से उसके असर समझने की कोशिश करेंगे अर्थव्यवस्था पर, हमारी आपकी जिंदगी पर। आरबीआई गवर्नर ने बैंक बचत से शेयर खरीदने को एक अच्छा ट्रेंड बताया है। उनका कहना है कि बैंकों में रखी बचत अगर शेयर बाजार में जा रही है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्या इसके मायने हैं, ये समझेंगे। रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी का असर दिखने लगा। जी हां, अब रेयर अर्थ मैग्नेट की जो कमी थी ये भारत की फैक्ट्रियों तक पहुंच गई है। बजाज ऑटो का जो उत्पादन है वो घट गया। कितना घटा, आगे क्या असर हैं, ये समस्या कैसे दिन पे दिन बड़ी होती जा रही है, इसको हम जानेंगे। और इसके बाद चीन के साथ बढ़ रही नजदीकियां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि करीब 7 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी की खबर आपने ठीक इससे पहले देखी, और इसके बाद अगर चीन से नजदीकियां बढ़ने की खबर आप सुन रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हो सकता है कई मसलों में एक मसला ये भी। इसके बाद जो आजकल सबसे बड़ी सुर्खी है, सबसे बड़ी खबर है, वो है अमेरिका के टैरिफ। कल और 25% के एडिशनल टैरिफ आ गए हैं। अब इसके जवाब में भारत क्या कर सकता है, ट्रंप ने और क्या ताजे नए बयान दिए हैं, भारत की क्या तैयारियां हैं। जिस समय ये डील, ये टैरिफ का अनाउंसमेंट हो रहा था तब और क्या कुछ भारत में हो रहा था, दुनिया में हो रहा था, ये जानेंगे समझेंगे। लेकिन पहली खबर इन सबसे अलग, रिजर्व बैंक ने को लैंडिंग को लेकर नए नियम जारी किए हैं। नए नियम जो आए हैं उसके तहत को लैंडिंग को लेकर एग्रीमेंट करने वाली एंटिटीज को लोन की कम से कम 10% हिस्सेदारी अपनी लोन बुक में दर्शानी होगी। जिस एंटिटी से लोन जारी होगा वह पार्टनर एंटिटी को आउटस्टैंडिंग लोन के डिफॉल्ट नुकसान पर 5% नुकसान की गारंटी उपलब्ध करा सकता है। मोटी बात यह है कि को लेंडिंग आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई एक एनबीएफसी कंपनी है, अगर वो बैंक से लोन लेकर आगे दे रही है तो 2 लेंडर हो गए, तो जब को लेंडिंग हो रही है उसके नियम बदले हैं। सर, सवाल यह है कि को लेंडिंग के नियम बदलने क्यों पड़ रहे हैं? को लेंडिंग के नियमों में जो अभी मौजूदा नियम थे वो 3 साल पुराने थे, और इसमें एनपीए की जिम्मेदारी किसकी है, कर्ज कैसे निर्धारित किया जाएगा, इसको लेकर काफी अनिश्चितता थी। तो ये जो नए नियम आए हैं ये काफी स्पष्ट भी हैं, और इसके बाद इसमें बैंकों की भी बराबर की जिम्मेदारी हो गई। कोलैंडिंग की प्रक्रिया में ऐसी स्थिति होती है जिसमें 2 रेगुलेटेड एंटिटीज, जैसे कि आप एनबीएफसी या बैंक को मान लें, जो आरबीआई के नियमों के तहत आते हैं, ये मिलकर कंबाइंड होकर किसी एक बारोअर को कर्ज देते हैं, रिस्क शेयर करते हैं, अपनी जो ऑपरेशनल नेटवर्क है, स्ट्रेंथ है, उसको एक दूसरे से बांटते हैं। ये आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत होता है। तो जो अभी ताजी गाइडलाइंस आई हैं उसमें अब सारे कमर्शियल बैंक्स, जिसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक और आरआरबी शामिल नहीं है, वो सब सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां को लैंड कर पाएंगी। लेकिन इन्हें इससे पहले अपनी जो रिस्क शेयर करना है उसके एक रेशियो को तय करना पड़ेगा। 10% की मिनिमम कैप है लेनी पड़ेगी जो को लैंड में जिम्मेदारी लेना चाहेगा। दूसरी चीज है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो को लैंडिंग कर रहे हैं वो बारोअर्स के साथ एग्रीमेंट में रिस्क को स्पेसिफाई करेंगे और ज्वाइंटली उसे अप्रोच करेंगे और इसको स्पेसिफाई करेंगे। हर लेंडर को कम से कम 10% का लोन अपने बुक में रखना होगा। यह सबसे बड़ी जरूरत है। इससे पहले होता यह था कि एनबीएफसी के पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहुंच जाती थी और जबकि वो डिफॉल्ट होता था तो उसका नुकसान बैंकों को भी उठाना पड़ता था। इसके अलावा रीपेमेंट को लेकर, डिसबर्समेंट को लेकर भी कई सारे नए नियम
चार्ज किए गए हैं। सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरीके के को लेंडिंग में जो ब्याज दर लगाई जाएगी, जो चार्ज की जाएगी, वो भी ब्लेंडेड होगी। वो एक ब्लेंड तय करना पड़ेगा, एक मिली जुली ब्याज दर होगी जो दोनों को लेंडर मिलकर इसे निर्धारित करेंगे, और उसी तरह से उसी के हिसाब से गारंटीज के भी नियम, डिफॉल्ट के लॉस की गारंटी के नियम भी तय किए गए हैं। बिल्कुल, कई बड़े महत्वपूर्ण नियम बदले गए हैं। एनपीए को लेकर भी क्लैरिफिकेशन है कि ऐसा ना हो कि बैंक कह रहा है ये एनपीए है और एनबीएफसी कह रही है एनपीए नहीं है, या दोनों बैंकों में से एक कह रहा है एनपीए है और दूसरा कह रहा है नहीं ये तो एसएमए अकाउंट है। तो बोला गया है कि इसको लेकर भी कोई सेपरेट लॉ नहीं होगा, अगर एक मानेगा तो दूसरे को भी मानना पड़ेगा, जिससे कि अकाउंट्स मिलाए जा सकें, रिकंसिलेशन आसान हो। अगली खबर, टेलीकॉम कंपनियों के संगठन सीओएआई ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वेरिफिकेशन को मोबाइल सिम के साथ जोड़ने की मांग की है। सीओआई का कहना है कि इसके जरिए साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाई जा सकेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी यह कदम जरूरी है। सर, सिंगल सिम की जरूरत क्यों बताई जा रही है? साइबर फ्रॉड में एक और नई जो समस्या निकल कर आई है वो ये आई है कि कई लोग दो और अलग अलग सिम का इस्तेमाल करते हैं और उन पर अलग अलग अकाउंट्स रन कर रहे होते हैं। तो अब सीओआई ने नया प्रस्ताव दिया है इस हिसाब से ये कि जो भी ओटीटी कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस हैं, जिनमें खास तौर से जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है, माइक्रो चैनल्स हैं, जिनमें लोग जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें एक वेरीफाइड मोबाइल सिम से ही एक्टिवेट किया जाना चाहिए। टेलीग्राम चैनल्स के जरिए और व्हाट्सएप चैनल के जरिए बहुत सारी सूचनाएं स्पैम जा रहे हैं, लोगों को मिसगाइड भी किया जा रहा है, लोगों को गलत सूचनाएं भी दी जा रही, और इसके पीछे ये पता चलाना मुश्किल होता है कि इसके फ़ोन नंबर या सिम किसका है, क्योंकि इनक्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं। इसलिए सीओआई की तरफ से ही खुद ये प्रस्ताव आया है कि इन्हें सक्रिय करने के लिए एक ओटीपी बेस्ड वेरीफाइड सिम का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाना चाहिए। जुलाई के दौरान देश में ऑटो बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। ऑटो डीलर्स के संगठन फाडा के मुताबिक सालाना आधार पर जुलाई के दौरान ऑटो बिक्री में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। दोपहिया वाहनों की बिक्री सबसे ज्यादा घटी है। जुलाई में 13,55,000 टू व्हीलर बिके हैं। पिछले साल 14,46,000 बिके थे। टू व्हीलर के अलावा पैसेंजर गाड़ियां यानी कि जो कारें हैं उनकी बिक्री में भी गिरावट आई है। हालांकि कॉमर्शियल गाड़ियों की और ट्रैक्टर की बिक्री बढ़ी है। सर, ऑटो बिक्री का घटना खास तौर पर दोपहिया वाहनों का अर्थव्यवस्था के लिए क्या संकेत है? ऑटो सेक्टर की सुस्ती, ऑटो सेक्टर में जो मांग में कमी है वो दूर होती नहीं दिख रही है। एक और महीने के आंकड़े आए, और आमतौर पर फाडा के आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये वास्तविक बिक्री बताते हैं डीलर के यहाँ से उपभोक्ताओं के स्तर पर, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन को ट्रैक करते हैं। जबकि जब हम ऑटोमोबाइल के उत्पादन के आंकड़े कंपनियों की तरफ से, सियाम की तरफ से लेते हैं तो उत्पादन के आंकड़े होते हैं। अगर आप अपने सामने देखें तो टू व्हीलर की बिक्री में गिरावट आई है। इससे जो बात कही जा रही है कि रूरल मार्केट से डिमांड आ रही है, उसको कंट्राडिक्ट करती है, उससे उस असंगति लगती है कि कहा जा रहा है कि ग्रामीण बाजार बेहद अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ठीक ठाक गिरावट है, 6% के आसपास की ईयर ऑन ईयर गिरावट दिखाई दे रही। पैसेंजर व्हीकल में वैसे ही दबाव बना हुआ है, लगभग वैसी ही स्थिति है जो पिछले साल थी। कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई क्योंकि छोटी कारें बिक नहीं रही और मझोली कारों की जो डिमांड थी वो अब सीमित हो गई है। कॉमर्शियल व्हीकल में हल्की फुल्की बढ़ोतरी है। ट्रैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रैक्टर में करीब 11% की बढ़ोतरी दिखाई दी है। ये ग्रामीण इलाकों में बढ़ती गतिविधि का एक संकेत माना जा सकता है। एग्रीकल्चर के कामों के लिए और बाकी ज़रूरतों के लिए ट्रैक्टर्स की बिक्री बढ़ी है, पर ऑटोमोबाइल बाजार की तस्वीर में बहुत उत्साहवर्धक संकेत हमें नहीं दिख रहे हैं। बैंकों में जमा बचत के पैसों का शेयर बाजार में निवेश होना रिजर्व बैंक के लिए चिंता का विषय नहीं है। जी हां, रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस ट्रेंड को अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा बताया है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि देश की आर्थिक ग्रोथ के लिए ये एक सकारात्मक संकेत है। शेयर बाजारों में निवेशकों और ट्रेडर्स के आंकड़े का बढ़ना देश में लोगों के बैंक में रखी बचत से ज्यादा रिटर्न कमाने की चाहत का असर है। उस बचत को निकालकर वे शेयर बाजार में इसलिए लगा रहे हैं। सर, गवर्नर का यह बयान बैंकों के हिसाब से कैसा है? स्वाभाविक है, गवर्नर रोक भी नहीं सकते, लोगों की बचत है और लोग बैंक में रखे हैं, स्टॉक मार्केट में लगाएं। ये शिफ्टिंग तो हो रही है, पर बैंकों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इस समय जबकि ब्याज दरों में निर्णायक कमी हो चुकी है, डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट बेहद कम है, ऐसी स्थिति में आरबीआई अगर ये बात कह रहा है कि लोगों को स्टॉक मार्केट में या बाकी जगह निवेश करना चाहिए, तो बैंकों के पास जो पूंजी है और उन्हें जो कैपिटल चाहिए उसमें जरूर गिरावट आएगी। और ये ट्रेड ऑफ या ये जो फर्क है
ये तो हमें बड़ा स्पष्ट रूप से दिखता है कि बैंकों में, सेविंग बैंक पर जमा 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट है, जबकि मार्केट में, म्यूचुअल फंड में लोगों को बेहतर निवेश मिलता है। पर आरबीआई का गवर्नर का बयान इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि ये जो शिफ्ट आ रहा है, ये जो बदलाव आ रहा है, इसे आरबीआई ने स्वीकार कर लिया और इसको आगे भविष्य की दृष्टि से बेहतर बताया है। इसका संकेत यह है कि बैंकों को अपनी तरफ से संसाधन जुटाने के लिए, बचत जुटाने के लिए और पूंजी जुटाने के लिए अब नए सिरे से प्रयास करने होंगे। अब ये देखना होगा कि इसके बाद आरबीआई जब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो गिरता है या बैंकों के डिपॉजिट्स में गिरावट आती, तब वो कैसी प्रतिक्रिया देता है। सऊदी अरब ने एशिया के लिए कच्चे तेल की कीमतों को लगातार दूसरे महीने बढ़ा दिया है। सितंबर के दौरान एशिया में बिकने वाले तेल के लिए इस बार सऊदी अरब ने भाव में $3.20 की बढ़ोतरी करी है, जो प्रति बैरल लागू होगी। इससे पहले $1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी हुई थी। कच्चे तेल की कीमतें लगातार कम हैं। अभी पिछले महीने जो तेजी आई हुई थी वो फिर ठंडी पड़ गई है। ऐसे में ऑयल कंपनी अरामको के मुनाफे में भारी गिरावट आई है। मुनाफे को सुधारने के लिए अब वॉल्यूम नहीं है तो वैल्यू बढ़ाकर कोशिश की जा रही है। सर, एक तरफ सऊदी अरब उत्पादन बढ़ाने के लिए राजी हुआ, दूसरी तरफ कीमतें बढ़ा रहा है, यह अंतर्विरोध क्यों? सऊदी अरब को इस समय तात्कालिक तौर पर एशिया में मांग बढ़ती दिखाई दे रही है और उसकी वजह है अमेरिका और रूस के रिश्ते और भारत पर 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया जाना। सऊदी को ये दिख रहा है कि भारत जैसा जो दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक, कच्चा तेल आयातक मुल्क है, वो जब वहाँ से रूस का तेल खरीदना बंद करेगा तो उसे बेहतर मांग दिखाई देगी। तो मांग का सिनेरियो सऊदी के लिए, इसीलिए एशिया के लिए बढ़ाई गई, सऊदी के लिए बेहतर होता दिखाई दे रहा है। चीन से भी मांग बढ़ने की संभावना है। इसी वजह से रूस और अमेरिका की तरफ से खासतौर से जो सख्ती की गई है, तो उसका तात्कालिक लाभ उठाने के लिए। और दूसरी चीज है कि सऊदी अरामको को जो नुकसान हो रहा है उसकी भी भरपाई हो सकती है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें पहले से ही काफी कम है, नीचे हैं, $67-68 के आसपास हैं। तो $1 से $3.20 पर बैरल तक की बढ़ोतरी की गई अलग अलग वैरायटी के क्रूड में। तो सऊदी को ये लग रहा है कि इतनी बढ़ोतरी से बाजार में मांग कम होने का कोई बड़ा खतरा नहीं है। रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी के कारण देश में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के उत्पादन पर असर पड़ने लगा। देश की दिग्गज टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो ने कहा कि जुलाई के दौरान उसका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर उत्पादन 50% घटा है। कंपनी का कहना है कि अगस्त और सितंबर के दौरान उसमें जितने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के उत्पादन का लक्ष्य रखा था वह 60% ही पूरा हुआ है। इस तरह इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के उत्पादन का लक्ष्य भी 75% ही पूरा हो पाया है। हालांकि 50-75% के आंकड़े को सुनने, समझने, महसूस करने से पहले यह भी देख लीजिएगा कि टोटल बिक्री भी बहुत बड़ी नहीं। आप कहीं समझें कि 2 व्हीलर है तो फिर वो मोटरसाइकिल की तरह होता है, उनसे कम होता है, लेकिन फिर भी लक्ष्य से 50% कम रह जाना, यानी कि आधी मैन्युफैक्चरिंग हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। सर, रेयर अर्थ की सप्लाई आखिर फंस ही गई, जिसका डर था वही हो गया। रेयर अर्थ की आपूर्ति भारत सामान्य नहीं करा पाया, अमेरिका और यूरोप के लिए हो गई। चीन इस पर कतई सहमत नहीं हुआ। जब विदेश मंत्री जयशंकर अभी पिछले महीने यात्रा पर गए थे तो प्रमुख एजेंडा यही था, पर चीन ने कोई रियायत नहीं दी। अभी ये केवल चूंकि बजाज के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और बजाज सबसे पहले कह रहा था कि उसके पास रेयर अर्थ की कमी है, मैग्नेट्स की कमी है, तो बजाज में ईवी का उत्पादन प्रभावित हुआ है। लेकिन बाकी अन्य क्षेत्रों में भी स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं मैग्नेट्स के, चाहे वो रेगुलर ऑटोमोबाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। तो भारत में रेयर अर्थ की सप्लाई की आपूर्ति की चुनौती आने वाले कुछ महीनों में और ज्यादा जटिल हो सकती है। इसका एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि भारत में फेस्टिव सीजन के लिए उत्पादन का यह दौर है, क्योंकि अभी इसी समय से फेस्टिव सीजन के उत्पादन शुरू होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी, 2 व्हीलर्स के भी, 4 व्हीलर्स के भी। उन पर भी अगर ये रेयर अर्थ की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो तब फेस्टिव सीजन में जब थोड़ी बहुत डिमांड निकलने की उम्मीद है, क्योंकि ऑटो सेक्टर की स्थिति की अभी हमने बात की है, उस समय ये आपूर्ति को, सप्लाई को भी प्रभावित कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री SCO समिट में भाग लेने के लिए अगस्त अंत में चीन का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा ऐसे समय पर होगी जब भारत पर अमेरिका के टैरिफ को बढ़ाकर करीब 50% कर दिया गया है और चीन में भी भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात पर अंकुश लगा रखा है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अगले दौर की बातचीत भी होनी है। इस समय अगर आप भारत के नजरिए से देखिए तो एक तरफ रूस है, एक तरफ चीन है, एक तरफ
अमेरिका के टैरिफ हैं। इसके बीच में कहीं पूरी मतलब ग्लोबल इवेंट्स जो हैं इनके बीच झूल रहे हैं। सर, सवाल यहां यह है कि प्रधानमंत्री की चीन यात्रा को मौजूदा माहौल में कैसे समझा जाए? इस यात्रा का मकसद क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री की चीन यात्रा का फैसला अचानक हुआ, पिछले दो दिन के अंदर, एक दिन के अंदर हुआ है। दो महत्वपूर्ण संदर्भ बनते दिख रहे हैं। एक तो ये कि भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। रियो में जो ब्रिक्स का समिट हुआ था, जहां से डोनाल्ड ट्रंप के साथ ब्रिक्स का विवाद खुलकर सामने आया था, उस वहां तक ब्राजील अध्यक्ष था और अगले सेशन में अगले साल के लिए भारत के पास अध्यक्षता आनी है। तो ब्रिक्स में चाइना उसका केंद्र है, चाइना के पास काफी शक्ति भी है और ब्रिक्स के जो सदस्य देश, जो एक्सटेंडेड ब्रिक्स है, उसमें भी बहुत सारे देश चाइना के इन्फ्लुएंस में है। तो भारत के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता को आसान बनाने के लिए, क्योंकि अगला साल बेहद महत्वपूर्ण है, चीन के साथ संबंध बेहतर करना और चीन के साथ मिलना जरूरी है। दूसरी और बड़ी बात यह कि हाल फिलहाल में चीन के साथ रिश्तों की बर्फ पिघली है। हालांकि बहुत सारे लोगों को आश्चर्य है, क्योंकि चीन अभी कुछ महीने पहले तक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान खुलकर स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के सामने खड़ा था। लेकिन कूटनीतिक बिसात कुछ ऐसी है कि जिसमें भारत को चीन के साथ अब फिर अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश शुरू करनी पड़ रही है। तो पहला टारगेट तो ब्रिक्स की अध्यक्षता है, जो कि जिसमें कि सामान्य रहे और ये ट्रांजिशन सही हो जाए भारत को 2026 में, उसके लिए चीन की मदद की जरूरत है। और इसके अलावा चूंकि प्रधानमंत्री जाएंगे और उनकी अगर कोई मुलाकात होती है शी जिनपिंग से एससीओ सम्मेलन में तो जा रहे हैं, इसके अलावा कोई पैरेलल बड़ी मुलाकात भी होती है, तो उससे फिर कुछ और व्यापार वार्ताओं को या व्यापार से संबंधित कुछ मामलों को सहज करने में मदद मिलेगी। क्योंकि अभी चीन के साथ भी व्यापार को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसमें कहीं कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। अगले साल सर भारत को ब्रिक्स की कमान भी मिलनी है। क्या भारत के लिए ब्रिक्स को चलाना बड़ी चुनौती होगी? ये भारत को ब्रिक्स की कमान बड़े अजीबोगरीब मौके पर मिल रही है। ब्रिक्स डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है, वो ब्रिक्स को एंटी डॉलर, एंटी अमेरिका मान रहे हैं। और उसमें भी ब्रिक्स का जो दो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं, बल्कि अगर आप मानकर चलें कि चारों हैं जिसमें दो पर सीधे है, वो दो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं ब्राजील और भारत, जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्य रूस, उसके साथ तो खैर सैंक्शंस लगे हुए हैं, वहां तो विवाद ही बना हुआ है। और चीन के साथ पहले दंडात्मक टैरिफ लगाए गए थे, चीन के साथ बातचीत चल रही है। तो ऐसी स्थिति में भारत की चुनौती अगले साल काफी बढ़ जाती है ब्रिक्स को रेलेवेंट रखने के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया की सबसे बड़ा बाजार है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, वो एक तरह से ब्रिक्स को डिसमेंटल या ब्रिक्स को सीमित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अगले साल भारत के पास ब्रिक्स की कमान आएगी। जब रियो की बैठक थी तो वहां प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के नए फॉर्म में लाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि वो ब्रिक्स को एक बिल्कुल नए स्वरूप में अगले साल लेकर आएंगे। लेकिन अभी तो जो स्थिति है वो चुनौती ये है कि ब्रिक्स के देशों के लिए डोनाल्ड ट्रंप के तेवर के सामने अपना व्यापार, अपना कारोबार बचाना मुश्किल पड़ रहा है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ अब 2 गुने कर दिए हैं। जुलाई अंत में 25% टैरिफ की घोषणा के बाद अमेरिका ने अतिरिक्त 25% टैरिफ घोषित किए। ये टैरिफ रूस का तेल खरीदने की पेनल्टी के तौर पर लगाए गए हैं। हालांकि ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू होने, तब तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के लिए अगले दौर की बातचीत भी प्रस्तावित है। 25 अगस्त को वो बातचीत होनी है। और इन टैरिफ के बाद अब भारत भी उन देशों की सूची में आ गया जिन पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं। सर, टैरिफ 25 से 50% हो गया। जहां मार पड़ रही थी पहले जिन सेक्टर्स पर, और ज्यादा मार पड़ेगी या आपको लगता है इसके असर अब कहीं और भी होंगे? पहले तो हमें समझना जरूरी है कि 25 से 50% टैरिफ का बदलाव काफी बड़ा बदलाव है। 25% तक सहनीय था क्योंकि आपके आसपास की अर्थव्यवस्थाएं 20% में थी। अब हम भारत पर 50% टैरिफ है, यानी दुनिया में सर्वाधिक टैरिफ ब्राजील और भारत के ऊपर। चीन के टैरिफ भी इससे कम है। तो अब सारे आकलन, सारी गणित, सरकार का नुकसान, कंपनियों का नुकसान, निर्यात का नुकसान, जीडीपी का नुकसान, ये सारे आकलन पिछले 24 घंटे के अंदर, पिछले 10-12 घंटों के अंदर बदल गए हैं। तो हम आपको पहले तो उस नुकसान का हिसाब समझाते हैं, बताते हैं। जो 50% टैरिफ के बाद अब जो नया आंकड़ा आया है कि इसका नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा और कितना गहरा होगा। 50% टैरिफ बढ़ने के बाद भारत का करीब $91 बिलियन का निर्यात है, जिसमें से 60% निर्यात तो स्पष्ट रूप से सामने टूट जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देता है, जिसमें 54 से $63 बिलियन के निर्यात सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। और उसमें प्रमुख क्षेत्र क्या हैं जो आप देख लीजिए, जिससे कि समझ में आता है, क्योंकि इसी से हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार, नौकरियां, निवेश और इसके साथ कॉर्पोरेट और शेयर बाजार के असर समझने होंगे।
करीब करीब $10 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है। भारत के कपड़े बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में बेहद महंगे हो गए हैं, 20% टैरिफ लगे हैं। टेक्सटाइल फेडरेशन ने आज संकेतों में यह भी कहा कि उसे जॉब कट करने होंगे, लोगों को निकालना होगा। $12 बिलियन का एक्सपोर्ट ज्वेलरी और जेम्स का है, जिसमें कि खासतौर पर हीरे और सोने के निर्यात है। इसमें चीन को अब बढ़त मिलेगी। और कल हमने आपको बताया कि टाइटन जैसी कंपनी सिर्फ इसी टैरिफ के कारण, 50% टैरिफ के कारण गल्फ देशों में, दुबई में अपनी इकाई लगाने जा रही। कुछ कंपनियां शायद मैक्सिको भी जाने की तैयारी कर रही हैं, जहां से उन्हें अमेरिकी बाजार में पहुंच मिलेगी। इसके अलावा बाकी मशीनरी और इंजीनियरिंग सामान है, इनके ऊपर भी इनका भी करीब करीब व्यापार $9 बिलियन के आसपास है। इसका सीधा असर पड़ेगा। रसायन और फार्मा, हालांकि फार्मा इसमें बाहर है, लेकिन केमिकल्स का करीब $2.3 बिलियन का एक्सपोर्ट है, इस पर असर पड़ेगा। सी फूड में $2.2 बिलियन का एक्सपोर्ट है। इक्वाडोर से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। और चमड़ा, फुटवियर, इन पर करीब सब पर 50%, इलेक्ट्रिक सब पर 50% से अधिक टैरिफ हैं। तो पूरा का पूरा जो परिदृश्य है, और वो भी इस समय टैरिफ आए हैं शुभम, जब क्रिसमस के ऑर्डर का मौसम है। इस समय भारतीय बाजार में आयात में निर्यातक क्रिसमस के ऑर्डर कलेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे कि वो इसकी सितंबर अक्टूबर तक आपूर्ति पूरी कर सकें। 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट के, जो यूएस जाने वाला 50% के आसपास निर्यात है, वो सीधे जोखिम में है। करीब करीब $25 से $30 बिलियन का स्पष्ट नुकसान दिखाई दे रहा है। जीडीपी में करीब करीब 30 से 50 बेसिस पॉइंट की कमी आ सकती है। ये आकलन उस तात्कालिक निर्यात के नुकसान पर आधारित है, जो निर्यात आने वाले 6 महीनों में अमेरिका में प्रभावित होगा। लेकिन अगर हम इसमें भारत से निवेश के बाहर निकलने की उन कंपनियों की बात देखें जो कि भारत से बाहर जा सकती, तो ये कमी और ज्यादा हो सकती। तो भारत का जीडीपी इस असर से 6.1% है और 6% से नीचे भी जा सकता है। सर, बढ़े हुए टैरिफ का अगर सबसे खराब असर देखें तो कौन सी कंपनियों पर होगा? अमेरिका से व्यापार करने वाली भारत की कंपनियों की सूची काफी बड़ी है। शेयर बाजार में आज हमने शुरुआत में गिरावट के बाद में रिकवरी देखी, पर कंपनियों के हिसाब से अगर देखें तो इनके कारोबार पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर को देखें, टेक्सटाइल में जो कंपनियां हैं उनमें उनके रेवेन्यू में 40 से 80% के आसपास का हिस्सा है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का, इंडोकाउंट का, वेलस्पन का। आभूषण में टाइटन, वैभव ग्लोबल जैसी कंपनियां हैं जिनके रेवेन्यू में करीब करीब 60% का हिस्सा है। ऑटो पार्ट्स में स्टील स्ट्रिप है, भारत फोर्ज है, इनके रेवेन्यू में 10 से 63% का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां एप्पल, फॉक्सकॉन लिस्टेड नहीं है, लेकिन भारत से सबसे बड़ा निर्यात है। और एप्पल के मामले में एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कल टिम कुक की एक मीटिंग हुई है व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जहां उन्होंने $100 बिलियन के निवेश की घोषणा की है अमेरिका में। अब देखना होगा कि एप्पल का आने वाले समय में क्या रुख होगा, क्योंकि 50% टैरिफ के बाद एप्पल किस तरह से रिएक्ट करेगी भारत के अपने निवेश पर। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल की कंपनियां अभी फिलहाल दबाव में नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सेमीकंडक्टर पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। भविष्य में अगर फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ आते हैं तो फार्मा कंपनियों पर भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल। एक कंपनी बड़ी अजीब सी है, उसका नाम है सेगिलिटी इंडिया। ठीक है, उसका जो 100% रेवेन्यू है वो यूएस से आता है। और वो कंपनी आज शेयर बाजार में 2-2.5% ऊपर डे हाई पर बंद हुई है। 100% रेवेन्यू अमेरिका से आ रहा है, उसके बाद भी कंपनी चल रही है। समझना होगा इस तेजी के पीछे क्या है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ को लेकर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने टैरिफ को अनुचित, बेवजह और तर्क से परे बताया है। भारत ने साथ में यह भी कहा कि देश हित को ध्यान में रखते हुए सरकार जरूरी कदम उठाएगी। टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार के लिए किसान, डेयरी पालक और मछुआरों का हित सबसे पहले है, इनसे कोई समझौता नहीं होगा। सर, क्या जवाबी कार्यवाही कर सकता है भारत? क्या विकल्प हैं? भारत ने तात्कालिक तौर पर किसी जवाबी कार्रवाई के संकेत नहीं दिए हैं। बड़ी सधी हुई सी प्रतिक्रिया है भारत की तरफ से जो आई है। लेकिन अगर और कोशिश यही होगी कि वार्ताओं की चर्चा भी ये भी है कि 25 तारीख से वार्ताएं फिर होंगी, तो उसमें कुछ बात निकलने की संभावना है। लेकिन अगर जवाबी कार्रवाई हुई तो भारत क्या कर सकता है, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। भारत अमेरिका से आने वाले कुछ उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है, जैसा हमने पहले देखा था। इसमें अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कि फ्रूट्स हैं। इसके अलावा ये विस्की हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं और कुछ
एनर्जी प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर भारत के की तरफ से बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन चूंकि अमेरिका का भारत को निर्यात बेहद सीमित है, अमेरिका से आने वाला सामान 45 अरब डॉलर का ही है और उस दृष्टि से भारत की तरफ से लगाए गए टैरिफ पर कोई बड़ा असर अमेरिका पे नहीं पड़ेगा और इसीलिए अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार घाटे की या व्यापार संतुलन की बात होती थी। भारत टैरिफ को डब्ल्यूटीओ में चुनौती दे सकता है, जहां कोई सुनवाई होनी नहीं है क्योंकि डब्ल्यूटीओ लगभग डिफंक्ट है। तीसरा ये कि कुछ सामानों के लिए कस्टम क्लियरेंस को सख्त किया जा सकता है भारत में आने के लिए जिन्हें उस सूची में डाला गया है, और या फिर अमेरिकी कंपनियों पर सख्ती या टैक्स एक विकल्प है जो भारत शायद अपनाना फिलहाल नहीं चाहेगा। तो जो जवाबी कार्रवाई के विकल्प है भारत के लिए वही हैं। भारत की अपनी सीमाएं हैं क्योंकि भारत अमेरिका से तकनीक पर, तेल गैस पर की आपूर्ति पर निर्भर है और भारतीय शेयर बाजार में अमेरिकी कंपनियों का बड़ा निवेश है, एफआईज का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर कोई ट्रेड वार शुरू होता है भारत और अमेरिका के बीच, क्योंकि रिश्ते बेहद खराब हैं आज की परिस्थिति में भारत और अमेरिका के रिश्ते, ये माना जा रहा है कि 1998 में जब सैंक्शंस लगाए गए थे भारत के परमाणु परीक्षण के बाद, लगभग उस स्तर तक की असहमतियां और विश्वास की कमी दिख रही जो आमतौर पर भारत और अमेरिका के रिश्तों में देखा नहीं गया, काफी लंबे समय के बाद नहीं देखा गया। तो अगर भारत और अमेरिका के बीच कोई ट्रेड वार शुरू होता है तो इसका असर फिर भारतीय बाजार में विदेशी निवेश पर पड़ेगा, एफटीए जो हो रहे हैं अन्य देशों के साथ उस पर पड़ेगा और अमेरिका उन एफटीए को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। और जो रणनीतिक साझेदारियां हैं, स्ट्रेटेजिक साझेदारियां हैं, भारत और अमेरिका दुनिया के कई देशों में, कई जगहों, कई मंच पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उस पर भी असर पड़ सकता है। सर, जवाबी कार्रवाई से अमेरिका को क्या नुकसान होगा फिर? अमेरिका को तात्कालिक तौर, जो बात हम लगातार इस कार्यक्रम में आप बता रहे हैं कि भारत के पास कुछ बड़ा नुकसान करने के लिए, बार्गेन के लिए नहीं था। ये केवल ये था कि भारत और अमेरिका के राजनीतिक रिश्ते और पर्सनल केमिस्ट्रीज और नेताओं की आपसी सोच समझ के बीच में भारत को एक अच्छी डील मिलने की उम्मीद थी। देखिए, अमेरिका का निर्यात, भारत से अमेरिका के निर्यात को बहुत कम है, इसलिए प्रत्यक्ष नुकसान अमेरिका को जवाबी कार्रवाई से बेहद सीमित है। केवल ये बादाम, सेब, विस्की, मेडिकल टेक जैसी चीजों को प्रभावित कर सकता, लेकिन इनकी कीमतें बढ़ने के बाद भी भारत में इनकी प्राइस की कोई बहुत सेंसिटिविटी नहीं कि सामान महंगा होगा तो अमेरिका को कोई बड़ा बाजार गंवाना होगा। हाँ, जवाबी कार्रवाई में अमेरिका से तेल और गैस की आपूर्ति, जो कि भारत करीब करीब अपनी जरूरत का 8 से 9% एलएनजी खरीदता, उसे रोका जा सकता है। हथियारों की खरीद रोकी जा सकती है, लेकिन उसके लिए अमेरिका के पास विकल्प मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर यह तनाव नहीं हल होता लंबे समय में तो भारत को चीन के साथ निकटता बढ़ानी पड़ेगी और वो हमें फिलहाल अभी पिछले 24 घंटे में होता दिखा है प्रधानमंत्री की चीन यात्रा को लेकर। तो सर, जो प्रधानमंत्री की टिप्पणी थी कि वो जो प्रतिक्रिया है वो क्या बता रही है, और इसको मैं सर 2 चीज़ों की रोशनी में और समझना चाहूँगा। एक ये कि ठीक है, आपने कहा कि रूस से आप तेल लेंगे, हम आप पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, आपने टैरिफ लगा दिए, ठीक है, 50% टैरिफ आपने लगा दिए। अब इसके बाद क्या तेल लेते रहेंगे? क्योंकि आज जब हम और आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मॉस्को से एनएसए डोवाल का बयान आया है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इस साल के अंत में उनकी यात्रा है। कल जब वो ऐलान हो रहा था तब वो एनएसए डोवाल का राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हुए वीडियो वायरल हो रहा था। तो आपको क्या लगता है कि प्रतिक्रिया जो प्रधानमंत्री की तरफ से और उसके पीछे ये जो इवेंट्स चल रहे हैं, इससे कैसे समझा जाए? प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया और रूस के साथ 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें। प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया थी कि भारत के किसानों के और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। बड़ा स्पष्ट और कैंडिड चीज समझने की जरूरत है। व्यापार वार्ता हमेशा से एक किस्म का ट्रेड ऑफ, एक लेन देन होती है। या तो आप अपनी घरेलू राजनीति को सुरक्षित करते हैं या अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करते हैं। इस समझौते के ना होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है वो हमने स्पष्ट रूप से बताया। करीब करीब $60 बिलियन का तो सीधा एक्सपोर्ट का नुकसान है या 20 जीडीपी का नुकसान है और बहुत सारी परिस्थितियां। इनके बदले भारत को जो खतरा था, जो रिस्क था कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत का कृषि बाजार खोलना पड़ेगा, उसकी प्रतिक्रिया होगी भारत में। किसान उसका विरोध करेंगे, डेयरी पशुपालक उसका विरोध करेंगे और यह दुविधा ट्रेड की वार्ताओं में चिरंतन है। 1945 से जब से गैट शुरू हुआ है, दुनिया के देश इन्हीं दुविधाओं के बीच में फैसला करते हैं। तो ये सरकारों के अपने राजनीतिक फैसले होते हैं कि वो देश की राजनीति को पहले रखना चाहते हैं या वो अपने आर्थिक हितों को पहले रखना चाहते हैं। डब्ल्यूटीओ की वार्ताओं में मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से लंबे समय से ये देखा कि यही सबसे बड़ी बहस होती है कि आपको राजनीतिक लाभ लेना चाहिए या नहीं। तो भारत को, जैसा हमने कहा कि अगर आप बातचीत की मेज पर बैठते तो भारत और अमेरिका के बीच में रिश्तों की केमिस्ट्री से ये बात हल हो सकती थी। कोई बड़ा लेन देन भारत और
अमेरिका के बीच में नहीं हो सकता था, क्योंकि भारत के पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो यह राजनीतिक फैसला था जो सरकार ने लिया, और इस टकराव को, जो मैंने कहा कि रिश्ते इस लेवल तक आए हैं, इस टकराव को यहां तक पहुंचाया कि भारतीय सरकार को लगता है कि उसे भारत की अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं के तहत इस समझौते को नहीं करना चाहिए। बहुत सारे देशों ने इस तरीके के फैसले पिछले वर्षों में किए। जापान चावल पर समझौता करने को तैयार नहीं था आखिरी समय तक, लेकिन फिर जापान ने चावल पर समझौता कर लिया और अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली। तो ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है और इस डिसीजन के अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और जब ये फैसले लिए जाते हैं सरकार में तो ये इन नुकसानों का हिसाब किताब लगाया जाता है। तो हम दोनों तरीके के नुकसान, आर्थिक रूप से प्रत्यक्ष नुकसान, शेयर बाजार को जो नुकसान या निवेश को नुकसान है वो भी बता रहे हैं, और राजनीतिक रूप से नुकसान है। दूसरा है कि रूस के साथ भारत की निकटता स्थापित है। भारत अब इस तनाव और टकराव को किस सीमा तक ले जाना चाहेगा ये देखना होगा। अगर भारत और रूस के बीच के संबंध डोनाल्ड ट्रंप को किसी और कार्यवाही के लिए प्रेरित करते हैं या प्रोत्साहित करते हैं, तो उसके और भी अपने तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। रूस के साथ तेल खरीदना जारी रखने की बात भारत ने पहले ही कह दी थी। हालांकि भारतीय कंपनियों ने खरीद अभी रोक दी है फिलहाल, लेकिन अब तो इस टैरिफ के बाद भारत तेल की खरीद अगर जारी भी रखता है तो उसे यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक बार बात करनी पड़ेगी, टकराना पड़ेगा, क्योंकि अगले चरण में यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी कुछ फैसले किए जा सकते हैं। तो ये राजनीतिक फैसले हैं सरकार के जो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से किए जाते हैं। ये देखना सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप यहीं रुकते हैं या कुछ और आगे करते हैं, या भारत फिलहाल केवल पॉस्चरिंग करेगा डिप्लोमेटिकली और बाद में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर कोई चर्चा करके एक रास्ता वार्ता के तौर पर निकाला जाएगा। तो अभी परिस्थिति बेहद अनिश्चित है, बनी हुई है। इस परिस्थिति में मैं कि भारत के को लेकर भारत का अगला कदम इस पूरे मामले में क्या होने वाला, और उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा अगले 2-3 दिनों में कि अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया आती है। बिल्कुल, देखिए अंशुमान जी ने जो बात कही कि बहुत अनिश्चितता बनी हुई है, और उसमें 4 मुख्य बातें जिनको हम अंडरलाइन कर सकते हैं या रख सकते हैं, जिससे हमें आगे के संकेत मिलेंगे। पहली बात ये कि अगर आप प्रोत्साहित करेंगे तो फिर सीधी सी बात है कुछ आगे भी क्या हो सकता है ये देखना होगा। दूसरी बात, ईयू से आपको टकराव लेना होगा अगर आप तेल खरीदना जारी रखते हैं। ठीक है, हमने 50% टैरिफ की धमकी दी, हम लगाएंगे, अगर आपने तेल खरीदा आपने लगा दिया, लेकिन अब अगर हम तेल खरीदते रहते हैं तो क्या ईयू भी इसे फॉलो करेगा? संकेत ऐसे हो सकते हैं कि शायद फॉलो करे, ये दूसरी बात। तीसरी बात, जो अंशुमान जी ने कहा कि एक तरफ इकोनॉमी है, दूसरी तरफ देश के किसान, राजनीति और ये सारी चीज़ें। सरकार ने फिलहाल ये चुना कि हम इधर जाएंगे, हमको इधर ज़्यादा बात समझ आ रही है। और चौथी बात कि रूस के साथ रिश्ते स्थायी हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है, उसको अभी ट्रेड टॉक्स में नहीं देखना चाहिए। हाँ, 25 तारीख की बैठक बड़ी अहम होगी, क्योंकि उसके बाद ही टैरिफ लगने हैं। तो क्या उसके बाद टैरिफ डिफर किए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, और ज़्यादा प्रचंड होकर आते हैं, ये हमें उन वार्ताओं से देखना होगा। फिलहाल बोनस पॉइंट में इतना ही। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, आप लोगों का भी शुक्रिया शो देखने के लिए। सवाल सुझाव भेजते रहिए शो को और बेहतर बनाने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे। नमस्कार।